नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जिस हिंदुस्तान के सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूँ ना, वो हिंदुस्तान का सिस्टम अच्छा नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान हैं। तो चलिए मैं आप सबको सीधे मुद्दे की तरफ रुख करता हूँ। एक जिला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें गरीबों को 3 लाख रुपए का अनुदान देना था, और ये कार्यक्रम की रूपरेखा वहाँ के कलेक्टर महोदय तैयार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री साहब को बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री साहब आते हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं और गरीबों को बीच 3 लाख रुपए का अनुदान देकर चले जाते हैं। मानो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री साहब अपना प्रमोशन करके चले गए। लेकिन वहाँ पर पढ़े लिखे लोग कुछ थे जिनको ये बात हजम नहीं हुई। उन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। उन लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हमें जानने का अधिकार है 3 लाख रुपए का अनुदान के पीछे खर्चा कितना हुआ है। कुछ लोगों ने बोला कैसे जानेंगे भाई इस चीज को। एक लोगों ने बोला चलते कलेक्टर महोदय के पास और उनसे ही हिसाब किताब लिया जाए। 2 लोग चले जाते हैं कलेक्टर महोदय के पास और सीधा उनसे सवाल खड़ा कर देते हैं कि कलेक्टर महोदय, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये कार्यक्रम की जो तैयारी की थी जिसमें 3 लाख रुपए का अनुदान गरीबों को दिया था, उसमें टोटल खर्च कितना हुआ। कलेक्टर महोदय भड़क जाते हैं कि आपका अधिकार कैसे हुआ पूछने का, आप कैसे पूछ सकते हैं, आप कौन हो पूछने वाले हैं। उसमें पढ़े लिखे सज्जन लोगों ने बोला कि मैं देश का नागरिक हूं, मेरा प्राथमिक अधिकार है, मैं टैक्स पे करता हूं, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। अगर आप मुझे बताएंगे तो ठीक है, और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं हाई कोर्ट में पिटीशन डालकर और इसकी जानकारी पूरी तरह ले लूँगा। फिर आप मुझे बोलेंगे कि हंगामा खड़ा कर दिया, किरकिरी मचाया, ये किया वो किया, फलाना किया ढिकाना किया, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बात करता हूँ कि आप मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए कि 3 लाख रुपए का अनुदान देने के पीछे आखिर खर्च कितना हुआ। डीएम महोदय ने कहा कि 3 लाख रुपए का अनुदान के पीछे 27 लाख रुपए का खर्च हुआ। अब आप लोग सुन के भौचक्का हो गए ना। गरीबों के पास कितने गए? सिर्फ 3 लाख रुपए, और खर्चा कितना हुआ? 27 लाख रुपए। अब आप ही बताइए, इस तरह गरीबों का पैसा पानी में बहाया जाएगा, गरीबों के खून और पसीने का पैसा को पानी में बहाया जाएगा, तो ये देश विकास करेगा? देश जनसंख्या से परेशान नहीं है, देश यहाँ के सिस्टम से परेशान है। इस सिस्टम को चलाने के लिए जिस राज्य सरकार को हमने नियुक्त किया है, जो मंत्रिमंडल को हमने गठन किया है, उसका एक दिन का खर्च कितना है पता है आपको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 28 मुख्यमंत्री, 28 राज्यपाल, 84 मंत्री, 800 सांसद, 4120 सभ्य धारा और 14,000 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, इन सब का एक दिन का खर्च 1800 करोड़ रुपया है। मतलब 18 अबज। अब 18 अबज को 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हिसाब पता चल जाएगा। इस सिस्टम को चलाने के लिए हम सब इतना पैसा एक दिन में खर्च करते हैं, तो 365 दिन में कितना खर्च होता है ये आप आंकड़ा लगा लीजिए। अगर यही पैसा गरीबों तक अगर पहुंचेगी तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, जनता गरीब कभी नहीं होंगे, हिंदुस्तान जनसंख्या से परेशान नहीं होगी, ये बात सत्य है। अब आप लोग बताइए, सिस्टम को चलाने के लिए जिसके ऊपर 18 अरब रुपया खर्च करते हैं प्रतिदिन, वो हमारे देश के लिए क्या करता है? संसद में बैठकर गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं करता है। कभी जब राष्ट्रहित के मुद्दे की बात होगी तो मुद्दे पे बात भी नहीं करेगा, और अगर पक्ष ने बात करने की कोशिश भी की तो विपक्ष उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फालतूगिरी करेगा, झगड़ा करेगा, झगड़ेगा, देश के हित की बात ही नहीं करेगा, हमेशा देश को तोड़ने की बात करेगा, देश को बेचने की बात करेगा। अब बताइए, जिसके पैसा से सांसद में बैठकर और देश के तोड़ने की बात करते हैं, वैसे राजनेता को हम लोग चुनकर बैठे हुए हैं, कैसे करेगा देश विकास? मैं तो यहाँ की सरकार और जनता से अपील करना चाहता हूं कि फिलीपींस की कानून व्यवस्था से हमें कुछ सीखनी चाहिए। वहां के राष्ट्रपति सुबह खेती में काम करते हैं और खेती में काम करके अपना जीविका चलाते हैं।
10 बजे ऑफिस में आते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक राष्ट्रपति रहते हैं और फिर 5 बजे के बाद जाकर घर पर खेती में काम करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। हमारे देश के राजनेता को भी ऐसा ही करना चाहिए। देश पे बोझ नहीं होना चाहिए, उनको भी अपना जीविका चलाने के लिए खेती मजदूरी करनी चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि देश पर बोझ ना बन सके। लेकिन करते क्या है, हमारे ही पैसा, जनता के टैक्स की पैसा लेकर और फालतू बातें करते हैं, देश को गर्त की अवस्था में लेकर जाते हैं और फिर हम देश को जनता को दोष देते हैं। मैं तो कहता हूं भाई, इस देश की जनता इतना भोला भाला है ना, अगर यही हालात अगर किसी और देश में होता ना, तो अब तक बहुत बड़ी क्रांति हो जाती, वहां की सरकार हिल जाती, वहां की कानून व्यवस्था हिल जाती। आज देश की जनता रोड टैक्स देती है, ये टैक्स देती है, वो टैक्स देती है, हर तरह का टैक्स पे करती है ना, और फिर भी टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब आप रोड टैक्स देते हो, सड़क टैक्स देते हो, उसके ऊपर आपको फिर से टोल टैक्स लिया जाता है। ये कहाँ का सिस्टम है? आप बड़े बड़े देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रूस हो, व्हाटएवर, कोई भी देश हो, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, क्या रोड टैक्स के अलावा और कोई टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है। अगर उसके ऊपर कोई और टैक्स लगेगा ना, तो वहां का सिस्टम वहां की जनता हिलाकर रख देगी, इतना वहां का सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम क्या? टैक्स पर टैक्स हमारे देश की जनता पे कर रही है, जनता के साथ गद्दारी किया जा रहा है, फिर भी जनता चूप सब नहीं बोलती है। इतने भोले भाले यहाँ की जनता है, इतना दुख दर्द होता है, इतना तकलीफ होता है, फिर भी देश की जनता चूप तक नहीं बोलती है, कुछ आवाज नहीं उठाती है, फिर भी अपने किस्मत को कोसती है कि गरीब अगर मुझे बनाया है तो मुझे किस्मत ने बनाया है। सरकार को नहीं कोसती है, अपने किस्मत को कोसती है। लेकिन जिस दिन इस देश में, इस देश की जनता समझ जाएगी कि आखिर गलत कहां हो रहा है, फिर एक भी नेता इस सिस्टम पर टिक नहीं पाएगा। सबको उस पटल से जनता साफ कर देगी, हटा देगी सिस्टम से। लेकिन देश की जनता को इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। जिस नेताओं ने अपने आप को कुर्बानी देकर कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि हमारे देश की सत्ता ऐसे चंद गद्दारों के हाथ में चला जाएगा। अगर ऐसा अगर सोचा होता ना, तो देश की क्रांति के लिए कभी लड़ाई करता ही नहीं, आजादी छेड़ता ही नहीं, भारत को आजाद कराता ही नहीं। हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए, चंद्रशेखर आजाद, खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना में कभी सोचा नहीं था कि देश का भविष्य ऐसे गद्दार लोग के हाथों में चला जाएगा। अरे सबसे कम उम्र में 19 साल 2 महीने के उम्र में लंदन में खुद्दीराम बोस को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया था। अरे पहले के नेता जिन्होंने अपने माता पिता और बच्चे तक को कुर्बान कर दिया, अपना घर तक को नीलाम कर दिया देश को आजादी दिलाने के लिए। लेकिन आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज के नेता अपना स्वार्थ के लिए, अपना स्वाभिमान के लिए देश को स्वाभिमान को गिरा रहे हैं, देश को स्वाभिमान को बेच रहे हैं। थोड़ा भी लज्जा उन लोग को नहीं है। फर्क है 1947 के पहले के नेता में और 1947 के बाद के नेता में, और ये फर्क को हम सबको समझना पड़ेगा। देश को, जनता को, सिस्टम को समझकर और काम करना पड़ेगा। देश के जनता जाति पाति में न बंटकर ऐसे लोगों को चुने जो देश के हित की बातें करें, देश के सिस्टम के लिए बात करें, देश में नए सिस्टम लाए ताकि हर एक गरीब को उसका फायदा मिल सके, भारत से गरीबी दूर हो जाए। ऐसे सिस्टम पर काम करें, वैसे नेता को चयन करें, तभी जाकर देश विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।